हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। मौर्य उत्तर काल से संबंधित उसके बाद जो भी वंश थे उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने, ऑप्शन ए, शुंग वंश ने मगध पर शासन किया था। इसको ब्राह्मण राज्य भी कहा जाता है क्योंकि ब्राह्मण राज्य की जो नींव पड़ी थी वो शुंग वंश से ही पड़ी। पुष्यमित्र शुंग था, उसने शुंग वंश की स्थापना की थी और वह एक ब्राह्मण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट वृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो अभी मैंने नाम बताया था, पुष्यमित्र शुंग ने, ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट वृहदत्त की हत्या की थी और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश ने लगभग 112 वर्ष तक शासन किया था। इसमें कई शासक हुए। जैसे इसकी स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने, उसका पुत्र था अग्निमित्र और अग्निमित्र का भाई था, वो था सुज्येष्ठ। सुज्येष्ठ का पुत्र वसुमित्र और उसका पुत्र था वज्रमित्र। वज्रमित्र के बाद भागवत और भागवत के बाद जो अंतिम शासक था वो था देवभूति। देवभूति की हत्या करने के बाद कण्व वंश की नींव पड़ी थी। कण्व वंश भी एक ब्राह्मण वंश था। इससे संबंधित आगे के क्वेश्चन हैं, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट वृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सेनापति। पुष्यमित्र शुंग था, वह मौर्य सम्राट वृहदत्त का सेनापति था। 184 ईसा पूर्व में इसने वृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग शासकों ने विदिशा को राजधानी बनाया था। कहीं कहीं पाटलिपुत्र के भी राजधानी होने के प्रमाण मिलते हैं। शुंग काल में ही भागवत धर्म का उदय एवं विकास हुआ था तथा वासुदेव विष्णु की उपासना शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश को किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि पुष्यमित्र शुंग स्वयं एक ब्राह्मण था। उसके बाद के भी जो वंश आए हैं, जैसे शुंग वंश के बाद कण्व वंश के बाद आंध्र सातवाहन या शेद वंश, ये ब्राह्मण वंश ही हैं। तो शुंग वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी है ऑप्शन ए, ब्राह्मण वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण्व या कांडव वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व या कांडव वंश था, ये ब्राह्मण वंश था और इसका जो संस्थापक था वो था वासुदेव कण्व, जिसको वसुदेव के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वसुदेव। और वैसे इसका नाम वासुदेव कण्व है। इसका पुत्र हुआ था भूमिमित्र कण्व और उसका भी पुत्र था नारायण कण्व और उसका जो अंतिम शासक हुआ था ये था सुशर्मन। तो कण्व वंश का जो शासक था उसने देवभूति की हत्या की थी। शुंग वंश का जो अंतिम शासक था देवभूति, उसकी हत्या करके कण्व राजवंश की नींव रखी थी। वासुदेव था, वो शुंग वंश का जो देवभूति शासक था उसकी सेना में सचिव के पद पर आसीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? इस वंश को सातवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है और आंध्र सातवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी जो नींव रखी थी वो रखी थी ऑप्शन ए, सिमुक ने। ईसा पूर्व प्रथम सदी में विंध्य पर्वत के दक्षिण में दो शक्तियां प्रबल हुई थीं। एक थी ऊपरी दक्कन के सातवाहन और दूसरे थे कलिंग के चेदी। आंध्र जो सातवाहन वंश था, इसकी स्थापना सिमुक ने 60 से 37 ईसा पूर्व में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में किसके अधीन कार्य किया था? सातवाहन शासकों ने या जिन्होंने इसकी स्थापना की थी उन्होंने पहले अनुभव प्राप्त किया था कार्य करके। तो ये किया था उन्होंने मौर्यों के अधीन इन्होंने कई प्रशासनिक पदों पर कार्य किया था और प्रशासनिक पदों का अनुभव लिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मौर्यों के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था
जो बौद्ध बन गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कनिष्क। कनिष्क वह महानतम एवं कुषाण वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध नेता था जो वास्तव में जिसने अंतिम में अश्वघोष के प्रभाव से बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो ये गांधार कहाँ है? ये पाकिस्तान में अफगानिस्तान की सीमा के लगभग पास स्थित है। और ये जो मिश्रण है, गांधार शैली है, जो ये मिश्रण है, ये है भारत और ग्रीक यानी यूनानी शैली का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत ग्रीक यूनानी शैली का। इंडो बैक्टीरियन प्रभाव से, इंडो बैक्टीरियन ये जो शासक थे अफगानिस्तान में, उनके प्रभाव से पाकिस्तान में एक स्थान पर गांधार शैली का उदय हुआ था। गांधार स्थान पर इसका उदय होने से इसको गांधार शैली के नाम से जाना जाता था। और ये कनिष्क के शासनकाल में प्रमुख रूप से विकसित हुई थी। और यहाँ पर क्यों, कनिष्क की दो राजधानियां थी, एक फिरोजपुर पेशावर और दूसरी थी मथुरा। तो मथुरा में इसके सबसे ज्यादा साक्ष्य प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कनिष्क की कौन सी राजधानी थी? तो अभी मैंने बताया दो राजधानियां थी, तो इसमें एक राजधानी का नाम लिखा हुआ है। तो कनिष्क की जो राजधानी थी वो थी फिरोजपुर, ऑप्शन ए, जो पेशावर के नाम से जानी जाती है, पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक ने चरक संहिता पुस्तक लिखी थी, तो ये कनिष्क के राज चिकित्सक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये बहुत ही प्रसिद्ध राज चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है, तो इसका जो मुख्य कारण था वो था गांधार कला। गांधार कला का विकास होने के कारण तक्षशिला प्रसिद्ध हुआ था। तक्षशिला दो मुख्य रूप चीजों के लिए जाना जाता था, एक तो धनुर्विद्या के लिए जाना जाता था और दूसरा गांधार कला के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने का जो प्रमाण प्राप्त हुआ है वो मिला है इंडो बैक्टीरियन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडो बैक्टीरियन जो साम्राज्य था ये अफगानिस्तान के पास था। वास्तव में जो ये लोग थे ईरान से आए थे या ये यूनानी थे, और इन्होंने अपना एक अलग राज्य की स्थापना की थी अफगानिस्तान के पास। बाद में इन्होंने भारत पर भी आक्रमण किया था और भारत के कुछ प्रदेशों को विजित किया था। और स्वर्ण मुद्राएं चलाने का सर्वप्रथम से इन्हीं को जाता है, इंडो बैक्टीरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो अभी मैंने बताया कनिष्क काल में दो राजधानियां थीं और गांधार कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। तो कुषाणकालीन मूर्तियों का जो संग्रह है वो है ऑप्शन ए, मथुरा संग्रहालय में। क्यों, कनिष्क की दो राजधानियां थी, एक पेशावर फिरोजपुर और दूसरी मथुरा। यहाँ भगवान बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जो यूनानी प्रभाव की हैं और अत्यंत ही श्रेष्ठ प्रकार की हैं, वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है ऑप्शन ए, कुषाणों को। कुषाणों ने सोने के भी सिक्के जारी किए थे और तांबे के भी। वास्तव में कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक मात्रा में शुद्ध सोने के सिक्के जारी हुए थे, परंतु ये जो व्यापार करते थे वो तांबे के सिक्कों से ही करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो आंध्र सातवाहन वंश या सातवाहन वंश था जिसकी सिमुक ने स्थापना की थी। तो सातवाहनों के समय में जो मुद्रा सर्वाधिक धातु के बने थे वो थे ऑप्शन ए, सीसा। सीसा धातु के ये बने हुए थे और सीसा का जो व्यापार होता था, ये सीसा जो मंगाया जाता था वो रोम से मंगाया जाता था जो इटली में स्थित है, वहां से सीसा को आयात किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी,
नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, ये तीनों कनिष्क के समकालीन थे। नागार्जुन ने शून्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और ये तीनों ही बुद्ध धर्म के प्रचारक थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरितम की रचना की, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, और जो वसुमित्र थे उन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी, जो कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी, जिसे कनिष्क ने आयोजित कराया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। और इसके उपाध्यक्ष कौन बने थे? अश्वघोष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी? ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि देने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? ये की थी ऑप्शन ए, सातवाहन शासकों ने। सातवाहन शासक स्वयं में एक ब्राह्मण भी थे। इन्होंने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि देने की प्रथा प्रारंभ की थी। और इन्होंने जो सिक्के चलाए किसके बने थे? ये शीशे के बने होते थे, जिसे रोम से आयात इंपोर्ट किया जाता था। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? पर्दा प्रथा का शुभारंभ किसने किया? तो इसे किया था यूनानियों ने, ऑप्शन सी। भारत पर जब यूनानियों ने आक्रमण किया और यहाँ पर अपना जो राज्य स्थापित किया था, उससे बहुत सी चीज़ें भारत में विकसित हुई थी, जैसे पर्दा प्रथा है, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति है, उसके अलावा वास्तुकला के बहुत सारे उत्कृष्ट नमूने प्राप्त हुए थे, देखने को मिले थे। तो ये सब यूनानी कला का ही प्रभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया था? तो इसको आरंभ कराने का जो श्रेय जाता है वो जाता है ऑप्शन ए, कनिष्क को। कनिष्क ने भारतीयों के महान रेशम मार्ग का आरंभ कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं या सोने की मोहर चलाई थी? तो ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो बड़े पैमाने पर जो सोने की मोहर चलाई थी वो चलाई थी ऑप्शन सी, कुषाण शासकों ने। कुषाण मध्य एशिया में पश्चिमी चीन के यूची जाति के थे। लगभग 165 ईस्वी पूर्व में इसके पड़ोसी कबीले हिंगनू ने यूचियों के नेता को मारकर उन्हें पश्चिमी चीन का क्षेत्र छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया था। तो ये इस तरह से ये इन्होंने बैक्ट्रिया, पर्थिया, इनके शासकों को इन्होंने पराजित किया था और ये वहाँ जाकर के बस गए थे। इनका जो प्रथम शासक था भारत में वो था कुजुल कडफिसेसस, उसके बाद वेम कडफिसेस और उसके बाद कनिष्क आया था। कनिष्क ने 78 से 105 ईस्वी में शासन किया था। तो सर्वाधिक जो स्वर्ण मुद्राएं जो चलाई थी वो किसने चलाई थी? कुषाण शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो चरक और नागार्जुन ये दोनों ही कनिष्क के दरबार की शोभा थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कनिष्क। गांधार कला शैली अपने आप में जो सबसे ज्यादा उत्कृष्ट थी वो कनिष्क के ही शासनकाल में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश की राजधानी कौन सी थी? तो शुंग वंश की राजधानी ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। शुंग वंश की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। शक संवत किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ? तो शक संवत को प्रारंभ करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है कनिष्क को। कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी में शक संवत की स्थापना हुई थी। कैनेडी के मतानुसार 58 ईसा पूर्व में ही जो है चौथी बौद्ध संगति हुई थी और इसी अवसर पर कनिष्क ने विक्रम संवत को आरंभ किया था, जिसको शक संवत के नाम से जाना जाता है। यह भारत का राजकीय कैलेंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो प्राचीन काल में जो कलिंग का जो महान शासक था वो था ऑप्शन सी, खारवे। कलिंग के इतिहास से हाथी गुम्फा जो अभिलेख प्राप्त होता है उससे यह वर्णन आता है और उसके खरवेल के संबंध में बहुत सारी जानकारी उससे प्राप्त होती है।
उससे पता चलता है कि खारवेल एक ऐसा शासक था जिसने उस काल में बहुत सी चीज़ों का निर्माण कराया। हाथी गुम्फा अभिलेख से इस राजा के जीवनी एवं उसके कार्यकलाप पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है। ये महामेघवाहन के राज्यकाल के दौरान 16 वर्ष की आयु में खारवेल को युवराज यानी राजा का उत्तराधिकारी बनाया गया था और 16 वर्ष की उम्र में इसका राज्याभिषेक किया गया था। इसने कई उपाधियां धारण की थी। कलिंगाधिपति, कलिंग चक्रवर्ती की इन्होंने उपाधियां धारण की थी और खारवेल ने भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में गांधार कला प्रचलित थी, जिससे बहुत सारी मूर्तियों का, उत्कृष्ट मूर्तियों का निर्माण किया गया था। उन मूर्तियों का निर्माण इस ढंग से किया गया था कि वो बहुत ही चिकनी और उनमें वस्तुओं को पारदर्शी दिखाया गया था। तो ये कनिष्क शासन काल में जो सर्वाधिक जो विकसित थी वो थी वास्तुकला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, वास्तुकला। सातवाहनों ने आरंभ के दिनों में अपना शासन कहां शुरू किया था? तो सातवाहनों ने आरंभ के दिनों में अपना शासन ऑप्शन ए महाराष्ट्र में शुरू किया था। इनकी दो राजधानियां थी, पैठण यानी प्रतिष्ठानपुर जो महाराष्ट्र में स्थित है और दूसरी थी अमरावती जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा जो अभिलेख है उससे इस राजा की जीवनी और उसके कार्यकलाप की जानकारी हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाल ने। हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की थी और ये किस वंश का शासक था? ये था सातवाहन वंश का शासक था। सातवाहन वंश में गौतमीपुत्र सातकर्णी सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे। हाल ने और भी कई किताबों की रचना की थी, कई ग्रंथों की रचना की थी। इसके काल में ही गुणाढ्य ने व्रत कथा कोश नामक ग्रंथ की रचना की थी और जो गाथा सप्तशती जो नामक ग्रंथ है इसमें प्रेम गाथाओं का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करें। इन राजवंशों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इनका जो सही कालानुक्रम है वो है, सबसे पहले मौर्य वंश के बाद आया था शुंग वंश, शुंग वंश के बाद आया था कंडव वंश, कंडव वंश के बाद सातवाहन वंश। तो कंडव वंश इसमें है नहीं, सातवाहन वंश है। तो शुंग वंश, सातवाहन वंश, उसके बाद गुप्त वंश और फिर चोल वंश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 3, 1, 2, 4। यानी सबसे पहले था शुंग वंश, फिर कंडव वंश, परंतु इसमें कंडव वंश दिया नहीं है। कंडव वंश के बाद था सातवाहन वंश, सातवाहन वंश के बाद और भी कई वंश आए, लेकिन उसके बाद जो आता है वो गुप्त वंश आता है, गुप्त के बाद चोल आता है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 है, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला थे। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो भारत पर जो सबसे पहले आक्रमण किया था वो किया था बैक्टेरियन ग्रीक, ऑप्शन ए, बैक्टेरियन ग्रीक, यानी इनको हिंद यूनानी भी कहते हैं। इन्होंने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था। इनके बारे में जो जानकारी मिलती है वो यही है कि मौर्योत्तर काल की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना यानी बैक्टीरिया जो अफगानिस्तान के यवनों द्वारा भारत पर आक्रमण करना था, लगभग 250 ईसा पूर्व में बैक्टीरिया का जो गवर्नर था डियोडोटस, नाम था डियोडोटस, एवं पार्थिया के गवर्नर एक्सस ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था और डिमेटियस वंश और यूक्रेटाइटस वंश ये दो वंशों में विभक्त हुए थे। डिमेटियस वंश का जो प्रसिद्ध राजा हुआ था वो मिनांडर था, जो बाद में मिलिंद के नाम से बौद्ध ग्रंथों में प्रसिद्ध हुआ। इसने पुष्यमित्र शुंग के समय पर भी आक्रमण किया था,
परंतु यह हार गया था, इसलिए वापस लौट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे देवपुत्र कहा जाता था? तो देवपुत्र कहा जाता था ऑप्शन ए कनिष्क को। कनिष्क को देवपुत्र कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो विक्रम संवत की जो स्थापना हुई थी वो 57 ईसा पूर्व में हुई थी। तो यहां पर 57 ईसा पूर्व के आसपास का जो ऑप्शन है वही इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 58 ईसा पूर्व, अर्थात 57 या 58 ईसा पूर्व के आसपास विक्रम संवत की स्थापना हुई थी। यदि हमें विक्रम संवत निकालना है तो वर्तमान जो संवत चल रहा है उसमें हमें 58 या 57 हमें जोड़ने होंगे। वैसे 57 को जोड़ा जाता है और 57 ही विक्रम संवत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो यहां संवत दिए हुए हैं, विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत और कली संवत। हमें इसको मैच करना है। तो देखिए जो विक्रम संवत है ये आरंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व। तो ए का जो होगा वो होगा चौथा। उसके बाद है शक संवत, इसका है तीसरा ऑप्शन। और जो गुप्त संवत है वो 320 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और जो कली संवत है ये 3102 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ए का चौथा, बी का तीसरा और सी का दूसरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। यानी जो विक्रम संवत था वो 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। शक संवत था ये कुषाण शासक कनिष्क ने आरंभ कराया था, जबकि जो विक्रम संवत था वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने आरंभ कराया था। गुप्त संवत था, गुप्त संवत की जो स्थापना हुई थी वो गुप्त शासकों ने की थी 320 ईस्वी में। कली संवत पुराणों के अनुसार तब से प्रारंभ हुआ जब से भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा को छोड़ा था 3102 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? तो मौर्यों के बाद दक्षिण में जो सबसे प्रभावशाली राज्य था वो था आंध्र सातवाहन वंश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, जिसकी स्थापना सिमुक ने की थी और गौतमीपुत्र सातकर्णी जिसका प्रसिद्ध शासक था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी वो कनिष्क के शासन काल में बनाई गई थी, यानी कुषाण काल में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कुषाण काल। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो शुंग वंश के बाद जो वंश आया था वो था ऑप्शन सी, कंडव वंश, जिसकी स्थापना वासुदेव ने की थी, वासुदेव कंडव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? तो उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों जो जारी किया था वो किया था कुषाणों ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कुषाणों ने, क्योंकि अपने दैनिक जीवन में जो भी व्यापार करते थे वो तांबे के सिक्कों से ही करते थे। परंतु सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको ऑप्शन सी, गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गांधार। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया? तो कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महायान। बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त हुआ था और ये कब विभक्त हुआ था? ये कनिष्क के शासनकाल में ही विभक्त हो गया था, हीनयान और महायान। तो कनिष्क था वो महायान शाखा का अनुयायी था और महायान जो शाखा थी वो उत्तर दिशा की तरफ विस्तारित हुई और जो हीनयान थी वो दक्षिण दिशा की तरफ या दक्षिण के देशों की तरफ विस्तारित हुई।
तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।